हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज का। आज हम जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी आर्थिकी की तरफ। तो आर्थिकी का पहला अध्याय आज हम लेंगे विकास। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल ये हमसे पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा गया है या हमें दिया गया है, एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय, क्या इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, क्या इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या फिर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, क्या इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या फिर इन तीनों को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर होगा ग। जब हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देते हैं तब जो हमारे पास निकल के आता है वह होती है प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। ठीक, अब जो राष्ट्रीय आय होती है यहाँ पर वो कैसे निकलती है हमारी, तो पूरे वर्ष में हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे जो भी मूल्य प्राप्त होता है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उससे जो भी मूल्य प्राप्त हुआ, उसमें जब हम विदेश से होने वाली आय को जोड़ देते हैं तो हमारी कौन सी आय बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक, और जब इस राष्ट्रीय आय को हम विभाजित कर देते हैं या भाग दे देते हैं उस राष्ट्र की जनसंख्या से, तब हमारे पास क्या निकल के आ जाती है स्टूडेंट्स, तब हमारे पास निकल के आ जाती है प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो समझ में आया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो जब राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग देते हैं तब हमारे पास में आती है प्रति व्यक्ति आय, यानी उस पूरे देश में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति कितनी इनकम एक व्यक्ति की है, कितना पैसा एक व्यक्ति कमा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। और राष्ट्रीय आय क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे राष्ट्रीय आय अगर कभी पूछ ले और ऑप्शन 2-3 करके दे तो आप याद रखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो एक वर्ष में जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, या एक वर्ष ना लेके एक और कोई निश्चित समय ले ले, उसमें जितनी भी चीजों का उत्पादन हुआ उनका जो मूल्य होता है, जब उस मूल्य में हम विदेश से होने वाली आय को या विदेशी आय को जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, राष्ट्रीय आय बन जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संगठन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। 4 संगठन के हमें नाम दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। देखिए, पहला, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे तैयार करता है, क्या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि क्या यूएनडीपी तैयार करता है, या यूएनडीपी को हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये तैयार करता है, या विश्व बैंक तैयार करता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ तैयार करता है। तो इसका सही उत्तर है यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र, यूएनडीपी को अगर हम खोल के देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, और ये ही तैयार करता है मानव विकास रिपोर्ट, यही तैयार करता है मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी तैयार करता है। एक और चीज यहां से ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है, पहले हम देख चुके हैं कब आए थे, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये 1944 में बने थे। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रिटेन वुड
संस्थान। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वुड में ही ये दोनों स्थापित हुए थे। यानी ब्रिटेन वुड में जब एक आपकी सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी दौरान ये दोनों जो आपके संस्थान हैं वो अस्तित्व में आए थे। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड संस्थान भी कहते हैं, मुद्रा कोष को। और इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यहां से इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी हमने देखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 में। कारण क्या था इसका? इसका कारण था जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो इतनी अराजकता फैली हुई थी, हर ओर जो इतनी अशांति फैली हुई थी, उसको शांति में परिवर्तित करना। यानी हर जगह पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और ये कब अस्तित्व में आया था? ये 1945 में अस्तित्व में आया था। ठीक, यहां से इतनी बातें ध्यान रखेंगे। कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आप लोग उसका सही आंसर लगा के आएंगे। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? देखिए, एक हमने देखा प्रति व्यक्ति आय, एक मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब नई बात आ रही है कि औसत आय क्या होता है। क्या है जो औसत आय होता है? क्या कुल आय को औसत आय कहते हैं? क्या राष्ट्रीय आय को औसत आय कहते हैं? क्या प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं? या फिर इन तीनों को ही औसत आय कहते हैं? तो औसत आय कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। तो अब हमारे पास एक और नई परिभाषा आ गई। प्रति व्यक्ति आय के लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय। तो ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में दिया गया है औसत आय क्या होती है, तो वही करना है या वही होती है औसत आय जो प्रति व्यक्ति आय होती है। अर्थात औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? जब राष्ट्रीय आय को आप भाग दे देंगे जनसंख्या से, देश की जनसंख्या से जब राष्ट्रीय आय को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगी औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का ही दूसरा नाम क्या है? औसत आय है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे चलिए अब हम आ रहे हैं 2 अंक के जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी ओर। तो 2 अंक के प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं वो हमसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, या फिर आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक हमें परिभाषा लिखनी है आर्थिक विकास की। देखिए, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। ठीक है, ये तो आप याद कर लेंगे। क्या है? आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था किसी देश की अच्छी चल रही है। अगर मैं कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ पर जितनी आय आ रही है या हमारे यहाँ पर जो भी आय लोग कमा रहे हैं या जो भी पैसे लोग कमा रहे हैं वो यहाँ की जनसंख्या की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए सफिशिएंट है। यानी जितनी जरूरत है लोगों की वो उनके लिए सफिशिएंट है, उनको और ज्यादा की जरूरत नहीं है। हम क्या, यही मतलब हुआ ना, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ पर जो आय आ रही है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं या फिर हम अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं किसी दूसरे देश को, या
निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो पैसे हमें मिल रहे हैं, जो आय हमारी आ रही है, उससे हमारी यहाँ की जनसंख्या आराम से जीवन जी सकती है। तब हम क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, यानी भारत एक आर्थिक विकास कर रहा है या आर्थिक विकास की ओर जाने वाला देश है। हम ऐसा तब कहेंगे जब हमारे यहाँ जो आय आ रही है या भारत के लोग जो इनकम कर रहे हैं, भारत के लोग जो कमाई कर रहे हैं, वो उनकी जनसंख्या के लिए यानी भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिए काफी है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी है। तब हम क्या कहेंगे, हमारे यहाँ आर्थिक विकास आ रहा है। ठीक, तो समझ में आया? आगे चले। ये एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, ये परिभाषा कि आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ले कि उसके यहाँ की जो जनसंख्या है वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। यानी अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों को हर एक को 10-10 रुपए की जरूरत होती है, अच्छे से जीवन जीने के लिए 10-10 रुपए की सबको जरूरत होती है, और 10 लोग हैं तो यानी उन्हें कितने रुपए चाहिए, टोटल 100 रुपए चाहिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास हम कब कहेंगे, जब हम 100 रुपए या 110 रुपए हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कमा पा रहे हैं। ठीक, तब हम उसे कहेंगे कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, आगे चले। अब एक बात हुई आर्थिक विकास की, अब दूसरी बात है कि मानव विकास क्या होता है भाई। विकास यानी कि हम पहले की स्थिति से, पहली हमारी स्थिति खराब थी, अब हम एक बेहतर स्थिति की ओर गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि विकास हुआ है। जैसे हमारे शरीर का भी विकास होता है, पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारा शरीर विकसित होता जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास हुआ। विकास का मतलब यह है कि पहले की स्थिति से आगे बढ़ के आना या आगे बढ़ जाना, उसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर विकास हुआ। आर्थिक विकास जब आपकी इनकम जो कमाई है वो बढ़े, तब हम कहते हैं आर्थिक विकास हुआ। लेकिन मानव विकास क्या होता है, जब एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, तब हम उसे क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए आप लोग या फिर आप लोग मान लीजिए 12th तक, 12वीं तक आप लोगों ने पढ़ाई कर ली। अब आपने 12वीं तक पढ़ाई कर ली तो आपके अंदर प्रतिभा आई। क्या प्रतिभा हो सकती है किसी विद्यार्थी में? कोई हो सकता है गणित में बहुत अच्छा हो, तो उसे उसकी प्रतिभा के हिसाब से जब तक वो जीवन ना बिता सके तो हम क्या कहेंगे कि उसका मानव विकास नहीं हुआ। इसे एक और इस तरीके से समझिए कि हमारी जैसी प्रतिभा है उसके अनुसार अगर हमें कार्य नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमारा मानव विकास हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कई बार देखते हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीएचडी या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो बहुत छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं और उनकी जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है। तो योग्यता तो उनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, और योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने के कारण उनका मानव विकास नहीं हो पा रहा। उनकी जो प्रतिभा है वो वहीं की वहीं दबकर रह गई, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के हिसाब से काम नहीं मिला। ठीक, तब हम क्या कहेंगे कि वहां पर मानव विकास नहीं है। तो ये होता है आपका मानव विकास, यानी जब किसी व्यक्ति को इस तरीके से विकास किया जाए किसी व्यक्ति का कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, जैसा उसकी प्रतिभा है। अगर मान लो वो डॉक्टर बन गया है तो वो डॉक्टर के जैसा जीवन बिता सके। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद में उसे प्यून के जैसा जीवन बिताना पड़े, उसकी जो आमदनी है वह कम हो, उसे प्यून का काम करना पड़े, तो इसे हम क्या कहेंगे कि उसका मानव विकास नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलें।
आगे हमसे पूछ रहे हैं, फिर से वही 2 अंकों का प्रश्न है और पूछ रहे हैं केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ठीक, अब देखो केरल जो राज्य है वहां पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि पर 1000 पर, यानी प्रति 1000 बच्चों पर बच्चों की जो मृत्यु दर है उसे क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल पूरा होने से पहले, तो उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो जो शिशु मृत्यु दर है केरल में कम है, इसका मतलब है कि वहां पर 1000 बच्चों पर जो बच्चों की डेथ होती है, 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया उनका जन्म के बाद जो मृत्यु दर है वो कम है, यानी वो कम बच्चों की डेथ होती है जन्म लेने के बाद में प्रति 1000 पर। 1000 पर अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उन 1000 में से ज्यादातर बच्चे जी जाते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु होती है। तो ऐसा क्यों है वहां पर, केरल में अगर ऐसा है तो वहां पर ऐसा क्यों है, इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। ठीक, पहला कारण तो क्या होगा, सीधी सी बात कि वहां पर साक्षरता दर अच्छी है अन्य राज्यों की तुलना में। देखिए साक्षरता का हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि सीधा संबंध होता है साक्षरता का और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का या हमारे स्वास्थ्य का। कैसे, अगर आपको पता है, मान लीजिए आप लोग सब 10वीं में हैं और आप लोग विज्ञान विषय पढ़ रहे होंगे, विज्ञान विषय में आपका एक अध्याय है पोषण। ठीक, अब आपको पता चल गया पोषण का अध्याय पढ़ने के बाद में कि जो अंडा होता है या फिर जो आपकी हरी सब्जियां होती हैं या फिर जो दालें होती हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे, खुद भी वो प्रोटीन वाली दालें खाएंगे और अपने परिवार में भी सबसे कहेंगे कि भाई आप लोग दालें खाया करिए क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक, अब ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, क्योंकि 10वीं कक्षा पढ़ी आपने, 10वीं में आपका एक अध्याय था पोषण, वो आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया तो आपको ये बात पता चली। अब आपके ही तरह अगर मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी जो विद्यालय नहीं जाता, पड़ोसी का बच्चा वो विद्यालय नहीं जाता, ना वो विद्यालय जाता, ना वो 10वीं कक्षा पढ़ता, ना उसे पोषण के बारे में पता चलता और ना वो दाल खाना शुरू करता। ठीक है, यानी उतने अच्छे मन से तो वो दाल नहीं खाता, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की कमी होगी पर आपके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ठीक, अब जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे स्वास्थ्य का साक्षरता से सीधा संबंध होता है। एक और उदाहरण, हम स्कूल जब जाते हैं, आप लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो वहां पे आपके शिक्षक बताते हैं कि बार बार हाथों को धोना चाहिए। ठीक, क्यों धोना चाहिए, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, इसलिए धोना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि वायरस आ जाते हैं, इसीलिए हाथों को बार बार धोना चाहिए। ठीक है, अब आप वो बात वहां से सीख कर आए, वो बात आप वहां से पढ़ कर आए, तो आप अब जब भी खाना खाएंगे तो हाथ अच्छे से साफ करके उसके बाद खाना खाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका पड़ोसी ना तो स्कूल गया, ना उसके शिक्षक ने, अब स्कूल नहीं गया तो उसका शिक्षक उसे बताएगा नहीं, उसने पढ़ा नहीं, उसने सीखा नहीं, तो वो उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाएगा। जब गंदे हाथों से खाना खाएगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर जाएंगे और वो बीमार पड़ जाएगा। जब बीमार पड़ जाएगा तो उसका स्वास्थ्य क्या, स्वास्थ्य की उसे हानि होगी। हो सकता है अगले आने वाले समय में उसका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो तो उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसका मतलब साक्षरता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है। इसीलिए जो केरल है, चूंकि वहां पर साक्षरता दर अधिक है, ज्यादातर लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं। भारत में अगर कोई राज्य है जहां पे साक्षरता सबसे ज्यादा है तो वो केरल, केरल में साक्षरता दर अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो बच्चे के जन्म से
पहली बात तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें समय पर टीकाकरण करवाते हैं, उनकी जो खान पान है उनका जो भोजन है उस पर ध्यान देते हैं, पोषण युक्त भोजन देते हैं, तो एक तो बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा, पहली बात। दूसरा, बच्चे के जन्म के बाद भी उसे बहुत ध्यान से रखते हैं, उसके पोषण का ध्यान रखते हैं, उसके टीकाकरण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि साक्षरता से उन्हें ये सारी बातें पता हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें ये सारी बातें मालूम है, इसके फायदे उन्हें मालूम है, इसके नुकसान उन्हें मालूम है, तो इसलिए वहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वह बहुत कम होती है। ठीक, तो इसीलिए साक्षरता दर केरल में ज्यादा है, इसीलिए वहां पर शिशु मृत्यु दर कम है। दूसरा कारण, केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। देखिए, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है कि एक आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जब वो विद्यालय जाते हैं तो उनकी उपस्थिति का यानी कि उनके प्रेजेंट होने का जो अनुपात है, कितने बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए, इसे हम बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक, और ये केरल में बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो एक फायदा तो इसका ये होता है कि जो स्कीम चलती है खाने की, मिड डे मील चलता है, आपका खाने की स्कीम चलती है, बच्चों को स्कूलों में खाना दिया जाता है, तो एक तो बच्चों को वो मिल रहा है, तो जब बच्चों को वो मिल रहा है तो उनकी जो मृत्यु की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जब उनकी उपस्थिति वहां पर अच्छी होती है तो वहां का जो भी वातावरण है या वहां पे जो भी चीजें बच्चे सीख के आते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं उनके बुरे स्वास्थ्य से दूर रखती है, जिस वजह से उनकी जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। तो दो कारण केरल के हैं, एक तो आपका साक्षरता दर वहां पे अधिक है और दूसरा निवल उपस्थिति अनुपात, यानी बच्चे जो स्कूल जाते हैं वहां पे जो उनकी उपस्थिति है वह बहुत अच्छी है, जिस वजह से वहां पर शिशु मृत्यु दर है वो कम है। ठीक, समझ में आए दोनों अच्छे से। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम बताइए। अब ये तो बहुत आसान है, हम कहते हैं कि धन से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन कोई दो ऐसी चीजें बतानी है जो धन से नहीं खरीद सकते, और वो है मानसिक शांति और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप धन से नहीं खरीद सकते, शांति, आप मन की जो शांति है वो आप धन से नहीं खरीद सकते, वो आपकी खुद की होती है। जब तक आप किसी चीज से खुश नहीं हैं तो आप चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो, आप खुश नहीं रह सकते। और हो सकता है आपके पास 2 ही रुपए हो, आप 2 रुपए की एक चॉकलेट लेके खा लें तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन कई बार आपके पास मान लीजिए 2000 रुपए भी हो, पर अगर अंदर मन में आपके शांति नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो धन से नहीं खरीदी जा सकती, वो है शांति और स्वतंत्रता। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। देखिए, मत सोचिए कि हमारे पास पैसे की कमी है, मत सोचिए कि हमारी फ्रेंड के पास में तो इतने पैसे हैं, हमारे पास नहीं है। मेहनत करिए और मन में शांति रखिए। परिश्रम से कभी भी दूर मत भागिए। परिश्रम से ही हर लक्ष्य हासिल हो सकता है, और यह हम देख चुके हैं। हमारे सामने अभी अभी जो ओलंपिक हुआ, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीते हमारे, कैसे जीते ये लोग, कैसे जीते? पैसे से कोई मेडल नहीं जीत पाते, मेडल जीतते हैं परिश्रम से। तो परिश्रम से कभी पीछे मत हटो, अपना परिश्रम करते रहो। जब आप परिश्रम सत्य करोगे, अच्छा परिश्रम करोगे, तो भगवान आपको जरूर उसका फल देगा। ठीक, और यही बात मेरी याद रखिएगा, अपने 10वीं के जो आपके पेपर हैं, परिश्रम करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, कितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। आप देखिएगा, आप खुद जब आपके पेपर हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक, चलो आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धारणीयता, एक नया शब्द है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
ठीक, या धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है। पूछा गया है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई धारणीयता क्या होती है। जब धारणीयता पता होगी तब हम उसे जोड़ पाएंगे विकास के साथ में और बता पाएंगे कि भाई विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए धारणीयता का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि धारणीयता क्या होती है। धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो धारणीयता क्या है? ऐसा विकास, या धारणीयता को हम क्या कह सकते हैं? सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं। धारणीयता क्या है? एक तरीके से सतत पोषणीय विकास है, यानी कि ऐसा विकास जो सिर्फ आज ही ना हो रहा हो, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी विकास ही हो, उसका किसी भी तरीके से हानि ना कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आजकल क्यों कहा जाता है हमसे कि भाई जल संरक्षण करो, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, कम से कम वनों को काटो, ऐसा कोई भी विकास मत करो, ऐसी कोई भी अवसंरचना मत बनाओ जिसमें पेड़ों को काटना पड़े। क्यों कहते हैं ऐसा? जैसे जल का संरक्षण करो, अगर आज ही हमने सारा जल इस्तेमाल कर लिया, अपने लिए ही सारा जल इस्तेमाल कर लिया, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारे बाद की जो पीढ़ियां होंगी 100-200 साल वाली, वो कैसे रहेंगी? वो इन बिल्डिंग को जो हम जल का इस्तेमाल करके खड़ी करके जा रहे हैं, इन बिल्डिंग का उनके लिए क्या महत्व रह जाएगा अगर उनके पास पीने के लिए पानी ही नहीं होगा? तो मर जाएंगे बिना पानी के वो लोग। तब ये जो बिल्डिंग आप खड़ी करके जा रहे हो, ये उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं होंगी। तो इसका मतलब इतनी बिल्डिंग बनाओ, ऐसा विकास करो कि पानी बचा रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यानी विकास इस तरीके का होना चाहिए, कहीं पर भी आप जो विकास कर रहे हैं ऐसा करिए कि उसमें जो संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। सारे के सारे इस्तेमाल आप ही ना कर लो, उन्हें खत्म ना कर दो। जैसे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण आप इतना बढ़ाते जा रहे हो, ठीक, पहले एक के घर में एक गाड़ी होती थी, अब एक के घर में 4 गाड़ी होती हैं, तो वायु प्रदूषण उतना ही ज्यादा। आपने बच्चे के लिए 10 गाड़ी तो खरीद के रख दी, ठीक, आपने विकास कर दिया, बच्चे के लिए क्या कर दिया? विकास कर दिया। आपने खुद का भी विकास कर लिया कि पहले आप 2 पहिया वाहन चलाते थे, अब आप 4 पहिया वाहन चलाने लगे। पहले आपके घर में मोटरसाइकिल थी, अब आपके घर में गाड़ी आ गई, कार आ गई। तो आपका विकास तो हुआ, लेकिन किसकी कॉस्ट पर? आपने वायु प्रदूषण इतना बढ़ा दिया कि वो विकास आने वाले समय में आपके बच्चे के लिए कोई विकास नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि जब वो शुद्ध वायु ही नहीं ले पाएगा, जब वो शुद्ध वायु ही नहीं ले पाएगा, तो फिर आपकी इस गाड़ी का वो क्या करेगा? नहीं चला पाएगा वो इस गाड़ी को। मतलब कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए भी या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास ही हो, उनके लिए सरदर्द ना बन जाए कहीं। तब ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? धारणीयता कहते हैं या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक, एक बार और परिभाषा देख लीजिए। सतत पोषणीय विकास या धारणीयता से अभिप्राय है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग
इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। आप ऐसे विकास करिए, ऐसे बिल्डिंग बनाइए, इतनी बिल्डिंग बनाइए कि पानी भी बचा रहे, जंगल भी बचे रहे, लोहा भी बचा रहे। क्योंकि अगर आज ही सारा लोहा खत्म करके बिल्डिंग बना दोगे, सारा पानी खत्म करके बिल्डिंग बना दोगे, पूरे जगह पर बिल्डिंग बना दोगे, खेती के लिए बिल्कुल भी भूमि नहीं छोड़ोगे, तो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो क्या करेंगी? ना तो उनके लिए खाने के लिए अनाज बचेगा, ना पीने के लिए पानी बचेगा, और अगर उनका घर खराब हो गया जो आप आज बना करके दे रहे हो, तो उनके पास लोहा भी नहीं बचेगा उस घर को ठीक करने के लिए। इसका मतलब उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि धारणीयता का अर्थ है कि हम अपने संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें, हम अपने संसाधनों का विकास के लिए ऐसे इस्तेमाल करें कि वे आज हमारा विकास करें और साथ ही साथ वे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें और वे भी अपना विकास कर सकें। तब उसे हम कहेंगे धारणीयता को ध्यान में रख के हमने विकास किया है। और ये विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने धारणीयता को ध्यान में रख के विकास नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जो विकास है वो रुक जाएगा। और ये विकास जो आज हम कर रहे हैं ये सतत रूप से नहीं चल पाएगा, एक समय के बाद ये रुक जाएगा और हम फिर पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है धारणीयता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उदाहरणों के साथ में मैंने आपको समझाया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक।